प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट जो अपना ग्राफाइट्स का जो टॉपिक हम कर रहे हैं, ग्राफाइट्स, इसका पिछले क्लास में हमने क्लासिफिकेशन किया था। ग्राफाइट्स का वर्गीकरण, उसके अंदर हमने प्रोस्क्योर जो साइंटिस्ट था उन्होंने बताया कि इनको ग्राफाइट्स को 3 क्लासेज में जो है वो डिवाइड किया। 3 क्लासेज में डिवाइड किया। पहली जो क्लास थी उसका नाम था हिपेटिकोप्सिडा। क्या नाम था? हिपेटिकोप्सिडा। ये जो पहली क्लास है, आज हम इस पहली क्लास या वर्ग के जो फीचर्स हैं, मेन जो कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि हेपेटिक जो वर्ड है वो लीवर से संबंधित है। किसको कहा जाता है? लीवर को। तो इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी ग्राफाइट्स हैं वो उनकी जो शेप आकृति है वो कैसी है? लीवर लाइक। ये दिखने में कैसे होते हैं? लीवर जैसे, यकृत जैसे जो है वो दिखाई देते हैं। इसलिए हिपेटिकोप्सिडा वर्ग के जितने भी सदस्य हैं उनको लीवर वर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लीवर वर्ट। तो ये कई बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लीवर वर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके थैलस की जो स्ट्रक्चर है वो यकृत जैसी या लीवर लाइक जैसी होती है। बाकी हम और मेन इसके जो फीचर्स हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका जो थैलस है मोस्टली थैलॉइड प्रकार का होता है। कुछ पादप हैं जो कैसे होते हैं? लीफली यानी कि लीफ इनके अंदर डेवलप होती है, लेकिन उनके अंदर मिड रिब जो है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। मिड रिब एब्सेंट। थैलॉइड होते हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं रूट, स्टेम और लीफ जो है वो क्या होती है? इंडिफरेंशिएट होती है, यानी कि इनको हम विभेदित नहीं कर सकते। थैलॉइड प्रकार के होते हैं, लीफली होते हैं। और लीफली के अंदर ये जो लीफली है इनके अंदर हम बात करें, जो स्टेम है उसको स्टेम ना कहकर यहाँ क्या बोलते हैं? इसको एक्सिस, अक्ष कहा जाता है। और इस एक्सिस के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, डेवलप लीफ नहीं होती, लीफली स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। 2 या 3 रोज में जो है ये पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करें रूट के स्थान पर, यहाँ रूट एब्सेंट है, हम पहले पढ़ चुके हैं। रूट के स्थान पर इनमें क्या पाए जाते हैं? राइजोइड्स पाए जाते हैं। और ये जो राइजोइड्स हैं ये थैलस की जो वेंट्रल, कौन सी? वेंट्रल जो सरफेस है उसके नीचे ये जो है वो उपस्थित होते हैं। तो वेंट्रल सरफेस पर ये जो है वो पाए जाते हैं। फिर हम बात करें, ये जो राइजोइड्स हैं ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, एक कोश के प्रकार के यूनिसेलुलर और अनब्रांच प्रकार के होते हैं। अनब्रांच, अशाखित होते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि इस प्रकार के राइजोइड्स जो हैं ये पाए जाते हैं, जो थैलस की वेंट्रल सरफेस पर जो है ये उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम बात करें राइजोइड्स के साथ साथ वेंट्रल जो सरफेस है इसके ऊपर जो है वो स्केल्स भी जो है वो पाए जाते हैं, जो इन थैलस को जो है जमीन से या सबस्ट्रेशन से जो है वो फिक्सेशन, राइजोइड्स से फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो ये स्केल्स और राइजोइड्स जो है वो थैलस की वेंट्रल सरफेस पर जो है वो उपस्थित होते हैं। फिर हम बात करें सेक्स ऑर्गन जो इसके ऊपर पाए जाते हैं, थैलस के ऊपर। सेक्स ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है वो थैलस की जो डोर्सल सरफेस है, डोर्सल यानी कि पृष्ठ जो सतह है, ऊपरी जो सतह है उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन का जो है वो डेवलपमेंट इसमें होता है। और इसके अंदर हम बात करें सतही कोशिकाओं से, जो डोर्सल सरफेस के ऊपर जो
सतही जो सेल्स हैं, जो सतह के ऊपर हैं, उनसे जो है वो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करें, मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आर्किगोनियम जो है इसमें पाया जाता है। तो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का जो डेवलपमेंट है वो डोर्सल की थैलस की डोर्सल सरफेस पर जो है वो पाए जाते हैं। अब देखिए इस क्लास के अंदर जितने भी ब्रायोफाइट्स प्लांट जो आते हैं उनके हम बात करें, गैमेटोफाइट के बाद जो स्पोरोफाइटिक अवस्था है, कौन सी? स्पोरोफाइटिक अवस्था जो है वो सिंपल प्रकार की होती है। सिंपल का मतलब है सिर्फ कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट होता है, सिर्फ क्या पाया जाता है? कैप्सूल पाया जाता है। किसी किसी के अंदर, इनके अंदर जो स्पोरोफाइट है वो फुट, सीटा और कैप्सूल के अंदर भी जो है ये भाग जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, या फुट या सीटा कैप्सूल का बना हुआ होता है। तो ये अलग अलग प्रकार की है। यदि सिंपल प्रकार का है तो ओनली कैप्सूल इनके अंदर पाया जाता है। यदि कुछ और डेवलप प्रकार का है, कॉम्प्लेक्स प्रकार का है, तो उसके अंदर फुट, सीटा और कैप्सूल ये भी रीजन जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पोर का जो डेवलपमेंट है। हम बात करेंगे जैसे कि कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर स्पोर डेवलप होते हैं और स्पोर जो है वो स्पोर मदर सेल इनसे डेवलप होते हैं। तो स्पोर मदर सेल्स किससे डेवलप होते हैं? वो जो सेल्स हैं वो कहलाती है क्या? आर्कीस्पोरियम। आर्कीस्पोरियम का मतलब है इन सेल्स के अंदर डिवीजन होता है माइटोटिक, और उसके बाद स्पोर मदर सेल्स बनती हैं और स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होने के बाद, अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद क्या डेवलप होते हैं? स्पोर्स डेवलप होते हैं, बीजाणु जो है वो विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से बीजाणुओं का जो डेवलपमेंट है वो आर्कीस्पोरियम, और यदि हम बात करें दूसरी जो सेल्स हैं एंडोस्पोरियम सेल्स के द्वारा जो है वो होता है। एंडोस्पोरियम और आर्कीस्पोरियम के द्वारा जो है वो इनके अंदर ये एंडोथीसियम, स्पोरियम में एंडोथीसियम इनके द्वारा जो है वो स्पोर्स का जो है वो डेवलपमेंट होता है। फिर हम बात करें आर्कीस्पोरेंजियम जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर डेवलप होती हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती हैं, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में स्पोर्स और किसके अंदर डेवलप होती हैं? ये इलेटर्स का निर्माण करती हैं। इलेटर्स ये क्या करती हैं? इलेटर्स का जो है वो निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से हम बात करें स्पोर मदर सेल से स्पोर और कुछ बाकी जो रीजन है किसका? स्पोरोजिनस टिश्यू का, उससे ये जो है वो इलेटर्स डेवलप होते हैं। और ये इलेटर्स जो है वो इस कैप्सूल को डिहाइसेंस, इसके स्फुटन में जो है वो सहायता करते हैं। ये आगे जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी चर्चा करेंगे कि यहाँ पर इलेटर्स का जो है वो क्या रोल है। तो यहाँ पर इलेटर्स का रोल है कैप्सूल के डिहाइसेंस यानी उसके स्फुटन में ये मदद करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर कैप्सूल का जो डिहाइसेंस होता है वो कैसा होता है? इर्रेगुलर। कैप्सूल का जो डिहाइसेंस है वो क्या होता है? इर्रेगुलर होता है। कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है, कोई निश्चित विधि नहीं है, किसी भी प्रकार से कैप्सूल का स्फुटन जो है वो हो सकता है। तो ये कुछ फीचर्स या कैरेक्टर्स कह सकते हैं जो किस में पाए जाते हैं? हेपेटिकोप्सिडा क्लास के सदस्यों में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम और चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास के लिए इतना, धन्यवाद।